फोटो हमें ऐतिहासिक घटनाओं का एक लगभग सटीक विवरण देती है जिन्हें अन्यथा भुला दिया गया होता। हालांकि इनका इस्तेमाल अक्सर अपराध सुलझाने, खोजों का दस्तावेजीकरण करने के लिए किया जाता है और ये हमारी जिंदगी के अनमोल पलों को संजोने में हमारी मदद करती हैं। लेकिन कुछ मामलों में तस्वीरें ऐसी कहानियां छुपाए होती हैं जो तुरंत समझ में नहीं आती और जब तक उस तस्वीर का पूरा संदर्भ नहीं बताया जाता तब तक ये साफ नहीं होता कि उसी पल कुछ और भी डरावना हो रहा था। नंबर 10। 1910 तक रॉबर्ट फॉल्कन स्कॉट पहले ही एक मशहूर खोजकर्ता के रूप में अपना नाम बना चुके थे। वे नेशनल अंटार्कटिक एक्सपीडिशन के नेता के रूप में जाने जाते थे जो 3 साल तक चला और 1904 में समाप्त हुआ और इस दौरान कई महत्वपूर्ण खोजें की गई। उनके रोमांच ने जनता का ध्यान आकर्षित किया, लेकिन स्कॉट के दिमाग में अपनी अगली यात्रा के लिए और भी ज्यादा खतरनाक अभियान था। वह दक्षिणी ध्रुव तक पहुंचने के लिए पूरी तरह से दृढ़ थे। जब उन्हें पता चला कि सर अर्नेस्ट शैकल्टन ध्रुव से केवल 97 मील दूर तक पहुंच गए थे, इससे पहले कि उन्हें और उनके साथियों को वापस लौटने के लिए मजबूर होना पड़ा, उन्होंने अपने अभियान की योजना बनाना शुरू कर दिया और उन्हें पूरा यकीन था कि वे ही ग्रेट ब्रिटेन के सम्मान में ध्रुव तक पहुंचने वाले वही होंगे। 1908 तक वे ब्रिटिश नौसेना में कप्तान के पद तक पहुंच चुके थे और उन्होंने अपने नियोजित अभियान के लिए धन जुटाना शुरू कर दिया था। उन्हें ब्रिटिश सरकार से 20,000 पाउंड मिले और साथ ही न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और कई निजी दाताओं से भी धन प्राप्त हुआ। उन्होंने 40,000 पाउंड का अपना लक्ष्य हासिल कर लिया था और प्रसिद्ध वैज्ञानिकों की एक टीम इकट्ठा कर ली थी जो उनके साथ जाने के लिए तैयार थी। उनका जहाज टेरा नोवा तैयार था और 1 जून 1910 को दल दक्षिणी ध्रुव के लिए रवाना हुआ। लेकिन स्कॉट उनके साथ नहीं थे। वे पहले दक्षिण अफ्रीका गए। 2 सितंबर को उन्होंने केप टाउन में टेरा नोवा पर सवार हुए, लेकिन उन्हें पता चला कि वे ध्रुव की ओर जाने वाले अकेले व्यक्ति नहीं थे। नॉर्वेजियन खोजकर्ता रोअल्ड अमुंडसेन ने भी ध्रुव की ओर अपनी यात्रा शुरू कर दी थी और अब यह दौड़ शुरू हो गई थी कि कौन सबसे पहले उसे खोजेगा। उन्होंने यह जानकारी अपने बाकी दल से छुपाने का फैसला किया और 29 नवंबर को वे न्यूजीलैंड के लिटिलटन से रवाना हुए। जहाज में भोजन, उपकरण और अन्य आवश्यक सामान अच्छी मात्रा में था और जनवरी 1911 में वे केप क्रोजियर और अंटार्कटिका पहुंच गए। 4 जनवरी को उन्होंने केप इवांस में कैंप लगाना शुरू किया और उस सर्दी को जमा देने वाली ठंड में बिताने की तैयारी की। 3 फरवरी तक उन्होंने उस क्षेत्र के अधिकांश हिस्से का अन्वेषण कर लिया था और जब आखिरकार वसंत आया तो समूह दक्षिणी ध्रुव की ओर निकल पड़ा। यात्रा के अंतिम चरण के लिए स्कॉट ने तय किया कि उनके साथ एडवर्ड विल्सन, लॉरेंस ओट्स, एडगर इवांस और हेनरी बावर्स जाएंगे। उन्होंने 2 हफ्तों तक कठोर परिस्थितियों का सामना किया जब तक कि वे आखिरकार 17 जनवरी 1912 को ध्रुव पर नहीं पहुंच गए। लेकिन उनकी उम्मीदें तब टूट गईं जब उन्हें अमुंडसेन के अभियान द्वारा छोड़ा गया एक छोटा सा तंबू मिला। इस खोज के तुरंत बाद ली गई एक फोटो में पुरुषों के चेहरों पर निराशा साफ दिखाई देती है जब उन्हें एहसास हुआ कि वे अपने लक्ष्य तक पहुंचने में 35 दिन पीछे रह गए हैं। इवांस और ओट्स दोनों ने अपने शिविर लौटते समय अपनी जान गंवा दी और स्कॉट, विल्सन और बोवर्स ने भी थोड़ी ही देर बाद मौसम की मार के कारण अपनी जान गंवा दी। नंबर 9। ये फोटो अगस्त 1935 में ली गई थी और इसमें 2 दोस्त वाइली पोस्ट और विल रॉजर्स अपने लॉकहीड विमान की जांच करते हुए दिख रहे हैं जब वे अपने जीवन की उस यात्रा पर निकलने वाले थे जो उनके जीवन की सबसे बड़ी होनी चाहिए थी। पोस्ट को अपने समय के सबसे महान अमेरिकी पायलटों में से एक माना जाता था क्योंकि उन्होंने और हैरोल्ड गैटी जो एक ऑस्ट्रेलियाई पायलट थे ने सिर्फ 4 साल पहले ही दुनिया का चक्कर लगाने में सफलता पाई थी। 1933 में पोस्ट ने ये कारनामा अकेले दोहराया और इस तरह वे दुनिया का 2 बार चक्कर लगाने वाले पहले व्यक्ति बन गए। उन्होंने अपने विमान जिसका नाम विनी में था को सेवा से हटाने का फैसला किया और फिर 2 क्षतिग्रस्त विमानों से पुर्जे खरीदकर एक नया विमान बनाने के लिए इस्तेमाल किए। जहां तक रॉजर्स की बात है, वे अमेरिका में एक जाना पहचाना नाम बन गए थे क्योंकि वे एक मशहूर फिल्म स्टार, हास्य कलाकार और कॉलमिस्ट थे। उन्होंने दुनिया भर में वाइल्ड वेस्ट शोज में अभिनय किया और 1934 में उन्हें पूरे अमेरिका का सबसे लोकप्रिय अभिनेता चुना गया। अगले साल दोनों दोस्तों ने साथ में दुनिया भर में उड़ान भरने का फैसला किया और वे रेंटन हवाई अड्डे पर पहुंचे जहां उनके विमान पर पॉन्टून लगाए जाने थे, लेकिन पुर्जे समय पर नहीं पहुंचे और इसके बजाय उन्होंने एक अलग कहीं ज्यादा भारी पॉन्टून का सेट चुन लिया। 5 अगस्त 1935 को विमान तैयार था और 2 दिन बाद दोनों लोग अपनी उड़ान पर निकले जिसमें उनकी पहली मंजिल अलास्का के जूनो में थी। 9 अगस्त को वे कनाडा के अक्लाविक के लिए निकले और 15 तारीख तक वे फेयरबैंक्स छोड़कर पॉइंट बैरो की ओर जा रहे थे। इस जोड़ी को वालकपी में एस्किमो शिकारियों ने देखा जिन्होंने उन्हें पॉइंट बैरो का रास्ता बताया इससे पहले कि वे फिर से रवाना हों। ये उल्लेख किया गया है कि उड़ान भरने से पहले रॉजर्स ने कुछ समय शिकारियों से बातचीत में बिताया जबकि पोस्ट विमान के इंजन में कुछ समायोजन कर रहे थे, लेकिन ये अभी अज्ञात है कि इसका आगे जो हुआ उससे कोई संबंध था या नहीं। विमान ने थोड़ी दूरी तक नदी पर टैक्सी किया
फिर तेजी से आसमान में ऊंचा उठ गया। पोस्ट ने चढ़ाई शुरू की। जब विमान अभी भी ऊपर उठ रहा था और लगभग 50 फीट ऊपर चढ़ने के बाद ही विमान में कोई समस्या आ गई। इंजन में से एक फेल हो गया था और अचानक धीमा होने की वजह से उसके एक पंख ने पानी में घिसटना शुरू कर दिया। गवाहों के अनुसार वह पलट गया और दोनों आदमी अभी भी विमान में ही थे जब वह वापस नदी में गिर गया। दोनों लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और जांच में ये सवाल उठाया गया कि क्या पुराने विमान के पुर्जों का इस्तेमाल जिम्मेदार था। साथ ही ये भी कि विमान बहुत भारी पोंटून इस्तेमाल कर रहा था जिन्हें उठाना उसके लिए मुश्किल था। यह भी सुझाव दिया गया है कि विमान के कार्बोरेटर में बर्फ जम गई थी और इसी वजह से इंजन फेल हो गया था। आखिरकार विमान को बाहर निकाल लिया गया और उसके कई पुर्जे, साथ ही पोस्ट की कुछ निजी वस्तुएं वॉशिंगटन डीसी के स्मिथसोनियन नेशनल एयर एंड स्पेस म्यूजियम में प्रदर्शित की गई है। हालांकि उनकी उड़ान दुखद रूप से असफल रही, लेकिन दोनों पुरुषों को उनके आजाद ख्याल और अपने जीवन काल में विमानन की सीमाओं को आगे बढ़ाने की इच्छा के लिए याद किया जाता है। नंबर 8। सामान्य परिस्थितियों में गुलाब की छवि आमतौर पर रोमांस, दोस्ती और मनमौजीपन को याद दिलाती है, लेकिन यह तस्वीर जो 2013 में ली गई थी एक बिल्कुल अलग तस्वीर पेश करती है, क्योंकि इसमें गुलाब को कांटेदार तार के रोल के बीच से गुजारा जा रहा है। उस समय बैंकॉक, थाईलैंड में सरकार विरोधी प्रदर्शन हो रहे थे, क्योंकि कई समूहों ने देश की प्रधानमंत्री यिंगलक शिनावात्रा से इस्तीफा देने की मांग की थी। ये विवादास्पद माफी विधेयक पारित होने के कारण हुआ था, जिससे पहले आरोपित राजनेताओं के दोष मिटा दिए जाते। इससे सरकार विरोधी समूहों और जनता में यह डर पैदा हो गया कि पूर्व प्रधानमंत्री ठाकसिन शिनावात्रा, जिन्हें निर्वासित कर दिया गया था, वह देश लौट आएंगे बिना उन पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों का सामना किए। ठाकसिन 2006 से निर्वासन में थे जब सैन्य तख्तापलट ने उन्हें सत्ता से हटा दिया था और ऐसा माना जा रहा था कि नया माफी विधेयक, जिसे उनकी बहन यिंगलक ने पास किया था, सिर्फ इसलिए प्रस्तावित किया गया था ताकि उनकी देश वापसी और संभवतः सत्ता में वापसी सुनिश्चित की जा सके। जब विरोध प्रदर्शन शुरू हुए तो उस समय की निर्वाचित सरकार को हटाकर एक गैर निर्वाचित परिषद लाने की मांग की गई। इन विरोध प्रदर्शनों का नेतृत्व राजनेता सुथेप थाकसिन ने किया, जिनके खिलाफ 2 दिसंबर 2013 को गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया था। मुख्य विरोध प्रदर्शन डेमोक्रेसी मॉन्यूमेंट, वित्त मंत्रालय और च्याङ वताना सरकारी परिसर में हुए, जिनमें तीनों स्थानों पर मिलाकर 22,000 तक लोग शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों ने कई अन्य स्थानों को भी ठप कर दिया, जिनमें रॉयल थाई पुलिस मुख्यालय और मेट्रोपॉलिटन पुलिस ब्यूरो के कार्यालय भी शामिल थे। नांगलेंगे चौराहे पर प्रदर्शनकारियों के खिलाफ आंसू गैस का इस्तेमाल किया गया था, जब उन्होंने ओराथाई ब्रिज के आसपास के सुरक्षित क्षेत्रों में बार बार घुसने की कोशिश की। उस शाम 9:30 बजे सुथेप ने वाटाना सरकारी परिसर में एक भाषण दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि थाई सरकार अब देश को प्रभावी ढंग से नहीं चला सकती और अगर बल प्रयोग की आवश्यकता पड़ी तो सशस्त्र बल प्रदर्शनकारियों के साथ खड़े होंगे। उन्होंने रॉयल पुलिस फोर्स के पुनर्गठन की भी मांग की, जिसके बारे में उनका कहना था कि वह कुछ समय से जनता की सेवा नहीं कर रही है। इसके बाद प्रदर्शनकारियों ने 3 दिसंबर को बिना किसी हिंसा के मेट्रोपॉलिटन पुलिस ब्यूरो का नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया। पुलिस ने यह फैसला किया था कि इस मामले में विरोध करने से देश में पहले से ही तनावपूर्ण स्थिति और बढ़ जाएगी, इसलिए उन्होंने अपनी बैरिकेड्स हटा दी ताकि प्रदर्शनकारी अंदर आ सके। इसके बाद समूहों को 3 मुख्य प्रदर्शन स्थलों पर इकट्ठा होने के लिए कहा गया ताकि 5 दिसंबर को राजा के जन्मदिन की तैयारी में सफाई अभियान चलाया जा सके। उसी दिन बाद में सरकार ने घोषणा की कि वह प्रदर्शनकारियों के नेताओं के साथ बातचीत करेगी ताकि कोई बीच का रास्ता निकाला जा सके और यह तनाव आखिरकार खत्म हो सके। लेकिन सुथेप ने मांग की कि थाकसिन शासन को पूरी तरह से भंग कर दिया जाए। विवादित फोटो रक्षा मंत्रालय की इमारतों के बाहर लगाए गए बैरिकेड्स पर ली गई थी और प्रदर्शनकारियों को थाई सैनिकों को फूल देते हुए देखा जा सकता था, इस उम्मीद में कि हिंसा को रोका जा सके। आखिरकार यिंगलक को थाईलैंड की संवैधानिक अदालत द्वारा प्रधानमंत्री के पद से हटा दिया गया, साथ ही कई अन्य मंत्रियों को भी, जिन्होंने अपने पद का दुरुपयोग किया था। मई 2014 में रॉयल थाई आर्मी द्वारा मार्शल लॉ लागू कर दिया गया था और देश कई वर्षों तक सैन्य शासन के अधीन रहा। इस दौरान संविधान को निलंबित कर दिया गया था। नंबर 7। चिकित्सा का इतिहास एक दिलचस्प विषय है जो किसी को भी घंटों तक व्यस्त रख सकता है। जैसे जैसे हम उन अजीब विश्वासों और प्रथाओं के बारे में जानते हैं जो उस समय सामान्य थी, जब विज्ञान अभी भी मानव शरीर और उसकी बीमारियों को समझने की कोशिश कर रहा था। 1870 के दशक के उत्तरार्ध में साल्पेत्रियर अस्पताल, जो पेरिस, फ्रांस में स्थित है, कई चिकित्सा प्रयोगों और अध्ययनों का स्थल था।
इस उम्मीद में कि डॉक्टर और वैज्ञानिक उस समय संस्थान के मरीजों को परेशान करने वाली स्थितियों को बेहतर तरीके से समझ सकें। कई लोगों को ऐसी समस्याओं के साथ अस्पताल लाया गया था जिन्हें उस समय ठीक से समझा नहीं गया था और इसलिए इन स्थितियों के लिए सही इलाज अभी तक मौजूद नहीं था। इसका एक अच्छा उदाहरण हिस्टीरिया था, जो उस समय की मेडिकल जर्नलों के अनुसार ज्यादातर महिला मरीजों में पाई जाने वाली एक स्थिति थी, लेकिन कोई नहीं समझ पाया था कि इसका कारण क्या था। 1878 में जीन मार्टिन शार्को, एक न्यूरोलॉजिस्ट, साल्पेत्रियर में उन्होंने फोटोग्राफी का उपयोग करके इस स्थिति को और करीब से देखने का फैसला किया और उन्होंने फोटोग्राफर एल्बर्ट लोन से मदद करने के लिए कहा। ला नेचर नामक एक पत्रिका ने 1883 में एक लेख प्रकाशित किया जिसमें लोन द्वारा आविष्कृत एक नए कैमरे को दिखाया गया था। उनकी नई विधियों ने इन मरीजों की मांसपेशियों की गतिविधियों को 9 अलग अलग लेंस और विद्युत चुंबकीय ऊर्जा के उपयोग से फोटोग्राफ किया जाना संभव बना दिया। लोन ने एक मेट्रोनोम लगाया था जो उन्हें जल्दी जल्दी ली जा रही तस्वीरों का समय निर्धारित करने में मदद करता था और फिर उन तस्वीरों को कांच की प्लेटों पर प्रिंट किया जाता था। और बाद में उन्होंने 12 लेंस वाली और भी जटिल कैमरा बनाया जिससे तस्वीरें और भी तेजी से ली जा सकती थी, जिससे और भी जटिल शोध पूरे किए जा सकते थे। 3 तस्वीरों का एक सेट बाकी सभी से अलग है क्योंकि इसमें हिस्टीरिया से पीड़ित एक महिला मरीज को जम्हाई लेते हुए दिखाया गया है। ये मामूली सा लग सकता है, लेकिन यह ध्यान देने योग्य है कि अपनी स्थिति के कारण वह औसतन प्रति मिनट 7 बार जम्हाई ले रही थी, जो कि बहुत थकाऊ होता। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि वह हर घंटे 420 से 500 बार जम्हाई ले रही थी। अन्य तस्वीरों में महिलाएं दिखाई देती हैं जो हिस्टीरिया माने जाने वाले कारणों से पूरी तरह से जड़ हो गई थी। कुछ अन्य महिलाओं को बेहोशी के दौरे, चिंता, सांस की कमी, चिड़चिड़ापन और शरारत करने की इच्छा जैसी समस्याएं थीं, जिन्हें गलत तरीके से महिला हिस्टीरिया से जोड़ा गया था। ये माना जाता था कि हिस्टीरिया केवल महिलाओं में ही होता है क्योंकि इसे गर्भाशय के अपनी जगह से हट जाने या भटकने के कारण माना जाता था। आज ये बात हास्यास्पद लगती है, लेकिन उस समय ये आम धारणा थी। ये केवल शार्को और लोड के शोध के कारण ही संभव हो पाया कि इन लक्षणों का अधिक गहराई से अध्ययन किया गया और अंततः पाया गया कि ये कई अलग अलग कारणों से होते हैं और इनका हिस्टीरिया से कोई संबंध नहीं है। शार्को ने अंततः यह नोट किया कि असली हिस्टीरिया का कारण आघात, ट्रॉमा होता है और यह केवल महिलाओं में ही नहीं बल्कि पुरुषों में भी हो सकता है। फोटोग्राफी के उपयोग और खुले दिमाग से सोचने की इच्छा के कारण सोल साल्पेट्रियर की कई महिलाओं को वर्षों के गलत निदान के बाद वह सही देखभाल मिल सकी जिसकी उन्हें जरूरत थी। नंबर 6, आमतौर पर जब खबरों में किसी डकैती की रिपोर्ट आती है तो उसमें अपराधी शामिल होते हैं जिन्होंने किसी बैंक, ज्वेलरी स्टोर या किसी अन्य उच्च स्तरीय जगह को लूटा होता है। लेकिन 2022 में बर्मिंघम, इंग्लैंड में हुई एक अजीब डकैती में ऐसा नहीं था। उस साल 23 अगस्त की स्थिर तस्वीरें जनता के लिए उपलब्ध कराई गई ताकि अपराधियों की पहचान हो सके और उन्हें पकड़ा जा सके, लेकिन आज तक उन्हें कभी पकड़ा नहीं गया है और ये मामला अब भी अनसुलझा है। जिस जगह की बात हो रही है वह एक बड़ा गोदाम था जहां उच्च गुणवत्ता वाली कॉफी मशीनें रखी जा रही थीं। इनमें से हर एक मशीन की कीमत लगभग 5,000 से लेकर $6800 तक थी और ये अब भी अज्ञात है कि चोरों को कैसे पता चला कि वे वहां रखी जा रही थी। वहां ये घटना उस साल 23 अगस्त की आधी रात के आसपास हुई थी जब पुरुषों का एक समूह बर्मिंघम के बिर्च रोड ईस्ट इंडस्ट्रियल एस्टेट में एक बड़े ट्रक में पहुंचा, जिससे यह संकेत मिलता है कि उन्होंने इस चोरी की योजना पहले से ही बना ली थी। बाद में यह सामने आया कि ट्रक एक बेड कंपनी से चुराया गया था और इसी वजह से अपराधियों का पता ट्रक के नंबर प्लेट से नहीं लगाया जा सका। इसके बाद उन लोगों ने कॉफी मशीनें और ग्राइंडर ट्रक में लादना शुरू कर दिया और जल्दी ही ट्रक में जगह खत्म हो गई। फिर एक दूसरा ट्रक आया और वे अपनी लूट जारी रखे रहे जब तक कि उनमें से एक लुटेरा थक नहीं गया। एक फोटो में उसे दूसरे ट्रक के पिछले खुले हिस्से में खड़ा देखा जा सकता है। उसने अपना मास्क हटा लिया है और ऐसा लगता है कि उसे इस बात की कोई चिंता नहीं है कि उसका चेहरा सीसीटीवी सुरक्षा कैमरों में रिकॉर्ड हो रहा है। हैरानी की बात है कि मीडिया में उसकी तस्वीर फैलने के बावजूद उसकी पहचान कभी नहीं हो पाई। अगली सुबह जब गोदाम के मालिक 87 वर्षीय फ्रैंक मैक्सवेल वहां पहुंचे तो वह यह देखकर हैरान रह गए कि वहां लगभग सब कुछ गायब था और जब उन्होंने सुरक्षा फुटेज देखी तो जो उन्होंने देखा उससे वह अंदर तक हिल गए। उनका पहला ख्याल यही था कि वह और उनके कर्मचारी उन सभी कीमती मशीनों और ग्राइंडरों को कैसे बदलेंगे जो चोरी हो गए थे, क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में मशीनों के अंदर के पुर्जों के निर्माण की लागत काफी बढ़ गई थी। असल में कुछ पुर्जों के निर्माण की प्रक्रिया की लागत 5 गुना बढ़ गई थी और इसी वजह से फ्रैंक को अगर अपनी जेब से गायब मशीनों को बदलना पड़े तो उसे गंभीर आर्थिक नुकसान झेलना पड़ेगा। हालात और भी खराब हो गए थे क्योंकि फ्रैंक के यहाँ काम करने वाले 60 लोगों को भी इस चोरी की वजह से आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ा और वो समझ नहीं पा रहा था कि क्या करे। फ्रैंक ने अनुमान लगाया था कि लगभग 3 लाख पाउंड की माल चोरी हुई है, लेकिन बाद के एक अनुमान में यह आंकड़ा 1 मिलियन के करीब बताया गया। पूरी डकैती को चारों लोगों ने लगभग 2 घंटे में अंजाम दिया,
जिसके बाद वे ट्रकों में चोरी किया गया माल लेकर वहां से निकल गए। माना जाता है कि लुटेरों को उस इलाके की अच्छी जानकारी थी, लेकिन इसके बावजूद आज तक कोई भी सुराग सामने नहीं आया है। एक पुलिस प्रवक्ता ने उस समय बताया था कि गोदाम में फॉरेंसिक जांच की जा रही है, लेकिन बाद में यह घोषणा की गई कि कोई अतिरिक्त सुराग नहीं मिला है और किसी भी संदिग्ध की पहचान नहीं हो पाई है। बर्मिंघम पुलिस ने अनुरोध किया है कि अगर किसी के पास कोई और जानकारी हो तो वे 101 नंबर पर कॉल करें और 24 अगस्त की लॉग 449 का हवाला दें। नंबर 5, जब एक अज्ञात व्यक्ति, जिसे आमतौर पर जेन डो या जॉन डो कहा जाता है, पुलिस द्वारा पाया जाता है, वे उस व्यक्ति के परिवार से संपर्क करने के लिए हर संभव कोशिश करते हैं और यह आमतौर पर मीडिया के माध्यम से तस्वीरें प्रसारित करके किया जाता है। लेकिन यह हैरान करने वाली बात है कि कितने अज्ञात लोग यह सब किए जाने के बावजूद कभी अपने प्रियजनों से नहीं मिल पाते। टॉमी नासेरी के मामले में ये प्रयास आखिरकार सफल हुए जब वह 2024 में अपने प्रियजनों से फिर से मिल गए। बाद में यह सामने आया कि टॉमी की पहचान बहुत पहले हो सकती थी, क्योंकि उनकी पहचान एक अपराधी के रूप में की गई थी, लेकिन अज्ञात कारणों से पुलिस ने उनके फिंगरप्रिंट नहीं लिए। यह सुझाव दिया गया है कि उस समय वह बस सहयोग नहीं कर रहे थे और इसी कारण बिना फिंगरप्रिंट लिए ही उन पर आरोप लगाया गया। टॉमी 1999 में लापता हो गए थे जब वह 28 साल के थे। वह एक वैन में डॉयल, कैलिफोर्निया से निकलकर न्यूपोर्ट, ओरेगन जा रहे थे और यह यात्रा उस साल जुलाई या अगस्त में शुरू की थी। जब वो अपने परिवार से संपर्क नहीं कर पाए तो उनका परिवार चिंतित हो गया और उन्होंने पुलिस में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। एक जांच शुरू की गई और जांचकर्ताओं ने टॉमी के वाहन की तलाश की, लेकिन वह कभी नहीं मिला। उसका मामला जल्द ही ठंडा पड़ गया और अगले 5 वर्षों तक उसका परिवार अनिश्चितता में रहा, यह नहीं जानता कि उसके साथ क्या हुआ था। जल्द ही वे इस बात से आश्वस्त हो गए कि या तो वह किसी आपराधिक वारदात का शिकार हुआ है या फिर किसी दुर्घटना में उसकी जान चली गई है। इसलिए उन्हें पूरा यकीन था कि एक दिन पुलिस को उसकी लाश जरूर मिलेगी और जब तक ऐसा नहीं होता उन्हें कभी सुकून नहीं मिलेगा। टॉमी की प्लूमास काउंटी में सजा उसके गायब होने से 6 साल पहले हुई थी और उसने कुछ समय जेल में बिताया था। रिहा होने के बाद टॉमी लासेन काउंटी चला गया, जहां उसने अपराधी के रूप में पंजीकरण कराया। लेकिन जब वह उस काउंटी से चला गया तो वह देश के अलग अलग हिस्सों में भटकता रहा और इन इलाकों में पंजीकरण कराने में असफल रहा। ये पता चला था कि उसने कुछ समय ओरेगन में बिताया। उसके बाद उसकी आवाजाही का पता साफ नहीं रहा। उसने अपनी गुमशुदगी से ठीक पहले आखिरी बार अपनी माँ से फोन पर बात की थी और उसके बाद उसने अपनी विकलांगता की चेक लेना बंद कर दिया और फिर कभी अपना मेडिकल कार्ड इस्तेमाल नहीं किया। उसके परिवार ने उम्मीद खोनी शुरू कर दी थी कि वह कभी मिलेगा, तभी कुछ अकल्पनीय हो गया। मई 2024 में यूएसए टुडे ने एक ऐसे बुजुर्ग व्यक्ति पर लेख प्रकाशित किया जो बोल नहीं सकते थे और जिन्हें लॉस एंजलिस के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जब वे एक फुटपाथ पर बैठे मिले थे, इस उम्मीद में कि कोई उन्हें पहचान लेगा। टॉमी की बहन मार्सेला उस लेख पर अचानक नजर पड़ी और उन्होंने तुरंत पहचान लिया कि फोटो में जो व्यक्ति है वह उनका भाई है। चूंकि टॉमी बात नहीं कर सकते थे, इसलिए वे अस्पताल के कर्मचारियों को अपनी पहचान नहीं बता पाए। मार्सेला ने लासेन काउंटी शेरिफ विभाग से संपर्क किया और अपनी शंका जताई कि जिस अज्ञात व्यक्ति को जॉन डो कहा जा रहा था वो असल में टॉमी ही है। इस जानकारी के साथ उनका नाम पुलिस डाटाबेस में दर्ज किया गया और आखिरकार 25 साल की खामोशी के बाद ये पुष्टि हो गई कि टॉमी मिल गए हैं। लासेन काउंटी के एक डिटेक्टिव ने मार्सेला से संपर्क किया ताकि उनकी शंका की पुष्टि की जा सके और तब से टॉमी अपने प्रियजनों से फिर से मिल गए हैं। टॉमी की देखभाल के खर्चों में परिवार की मदद के लिए एक GoFundMe पेज बनाया गया है और इसे विवरण में दिए गए लिंक पर जाकर देखा जा सकता है। नंबर 4, सीसीटीवी सुरक्षा फुटेज से ली गई एक स्थिर फोटो 36 वर्षीय टिफेन वेरोन की आखिरी ज्ञात गतिविधियों को दिखाती है, जो जुलाई 2018 से लापता है और तब से उन्हें किसी ने देखा या सुना नहीं है। इसके बावजूद और कई अन्य तस्वीरें सार्वजनिक किए जाने के बाद भी उनकी गुमशुदगी की जांच में बहुत कम प्रगति हुई है और उनका परिवार यह जानने के लिए बेताब है कि उनके साथ क्या हुआ। उस साल जुलाई में टिफेन अपनी छुट्टियों के लिए अकेले जापान गई थी, जिसकी योजना वह लंबे समय से बना रही थी। वह अपनी यात्रा योजना को लेकर बहुत सावधान थी। उन्होंने अपने तय किए गए रास्तों का विस्तार से विवरण दिया था, अपनी सारी ठहरने की जगहें पहले से ही बुक कर ली थी और अपनी गैर मौजूदगी में अपने परिवार को उन जगहों के संपर्क विवरण भी दे दिए थे। यह ज्ञात है कि वह टोक्यो में सुरक्षित रूप से पहुंच गई थी, जिसके बाद वह वहां के मंदिरों को देखने के लिए निक्को गई थी। 28 जुलाई को उन्होंने टर्टल इन नामक एक छोटे होटल में कमरा लिया और चूंकि उस समय इलाके में खराब मौसम था, उन्होंने रात अपने कमरे में ही बिताई। अगली सुबह उन्होंने होटल में नाश्ता किया और वह एक अन्य मेहमान द्वारा ली गई फोटो की पृष्ठभूमि में दिखाई दी। हालांकि यह तस्वीर सार्वजनिक रूप से जारी नहीं की गई है। यह टिफेन की आखिरी ज्ञात झलक है और इसके बाद उनकी गतिविधियां अब भी एक रहस्य बनी हुई हैं। टर्टल इन के प्रबंधक ने जांचकर्ताओं को बताया कि टिफेन ने उस सुबह लगभग 10 बजे होटल छोड़ दिया था,
लेकिन इस बात पर विवाद है। उसके फोन रिकॉर्ड से पता चला कि वह सुबह 10 बजे के काफी बाद भी होटल में रहते हुए अपने फोन से इलाके के नक्शे देख रही थी। फिर अचानक उसका फोन सिग्नल देना बंद कर देता है, जो बात जांचकर्ताओं को बहुत संदिग्ध लगती है। विश्लेषण में इसे बेहद असामान्य बताया गया, जिससे यह संकेत मिलता है कि उसका फोन किसी अज्ञात कारण से बंद कर दिया गया था। जब वह अपने परिवार से संपर्क नहीं कर पाई तो टिफिन को लापता घोषित कर दिया गया और आसपास के जंगलों, नदियों और ट्रैकिंग ट्रेल्स की तलाशी ली गई, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। जब उसके कमरे की जांच की गई तो उसकी सारी चीजें जस की तस पाई गई, जिसमें उसका पासपोर्ट, सामान और निजी वस्तुएं शामिल थी। इन तलाशी अभियानों के दौरान हजारों लोगों ने निको के अलग अलग इलाकों में खोजबीन की। शुरू में यह माना गया कि ट्रेल पर चलते समय कोई हादसा हुआ होगा, लेकिन जब टिफिन का कोई भी सुराग नहीं मिला तो पुलिस को शक होने लगा कि इसके पीछे किसी आपराधिक हरकत का हाथ है। मोटल मैनेजर द्वारा दी गई समय रेखा और उसके फोन पर हुई गतिविधि के बीच अंतर को देखते हुए टिफिन के परिवार का मानना है कि पुलिस ने उसके मामले को बहुत जल्दी छोड़ दिया और उन्होंने बार बार अधिक गहन जांच शुरू करने की मांग की है, लेकिन आज तक ऐसा नहीं किया गया है। बीते वर्षों में कई इलाकों में दोबारा तलाशी ली गई है, इस उम्मीद में कि शायद पहली बार कोई सुराग छूट गया हो, लेकिन टिफिन अब भी लापता है और उसके साथ क्या हुआ इसका कोई सुराग नहीं मिला है। उसके परिवार के पास बस उसकी आखिरी तस्वीर है, जिसमें वह उस साल 28 जुलाई को निको स्टेशन पहुंचती हुई दिख रही है और उसका मामला अब भी अनसुलझा है। नंबर 3, जब 29 साल के एंड्रयू बुकलेस 1994 में लापता हो गए तो उनके परिवार ने तुरंत उन्हें लापता होने की रिपोर्ट नहीं की, क्योंकि वह अक्सर महीनों तक बिना संपर्क किए अकेले चले जाते थे। लेकिन उनका मामला आखिरकार सुलझने में कई साल लग गए। एंड्रयू का जन्म 1964 में बेलपोर्ट, न्यूयॉर्क में हुआ था। उनके माता पिता जॉन और मरियाना आखिरकार इस बात के आदी हो गए थे कि वह लंबे समय तक अपने परिवार से संपर्क में नहीं रहेगा, लेकिन 1999 तक उन्हें उससे 5 साल से कोई खबर नहीं मिली थी। मरियाना ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराने का फैसला किया। उनके पिता का 2004 में निधन हो गया और मरियाना ने भी 2004 में अपनी जान गंवा दी, बिना एंड्रयू के मामले में कभी कोई जवाब पाए। इसके बाद एंड्रयू के भाई बहनों ने उसे कानूनी रूप से मृत घोषित करवाने का फैसला किया, ये जाने बिना कि उसका मामला एक अजीब मोड़ लेगा। उनके परिवार को पता नहीं था कि जून 1993 में न्यूयॉर्क के सोमर्स में टिटिकस जलाशय में एक व्यक्ति मृत पाया गया था और उस अज्ञात व्यक्ति के मामले से जुड़ी जानकारियां वाकई अजीब थीं। वो अपनी पीठ पर एक बैग के साथ पाया गया था और उसके अंदर जांचकर्ताओं को लगभग 38 पाउंड पत्थर मिले, जिन्हें वो अज्ञात कारणों से लेकर चल रहा था। ये माना गया कि वह बर्फ में गिर गया था और पत्थरों के वजन के कारण वह सतह तक वापस नहीं आ सका। उस आदमी के पास कोई पहचान पत्र नहीं था, लेकिन जब पुलिस ने उसके कपड़ों की तलाशी ली तो उन्हें एक पुरानी काले और सफेद रंग की फोटो मिली जो 50 या 60 के दशक में ली गई थी। उसमें एक बुजुर्ग आदमी को एक बच्चे को गोद में लिए हुए दिखाया गया था, जो एक अनजान इमारत के सामने खड़ा था। ये माना गया कि जो आदमी मिला था वही फोटो में दिख रहा बच्चा था और बुजुर्ग आदमी उसका दादा था, लेकिन उनके पास इस सिद्धांत को साबित करने का कोई तरीका नहीं था। ये भी तय नहीं हो सका कि वह आदमी बर्फ में बस यूं ही गिर गया था या फिर वह किसी आपराधिक कृत्य का शिकार हुआ था। जब उस जलाशय से निकाले गए शव की पहचान के लिए कोई आगे नहीं आया तो मामला ठंडा पड़ गया। हालांकि अधिकारियों का मानना था कि जिस फोटो की बात हो रही है वह मैसाचुसेट्स में कहीं ली गई थी। उस आदमी के डेंटल रिकॉर्ड्स को राष्ट्रीय डाटाबेस में दर्ज कर दिया गया, इस उम्मीद में कि शायद कभी उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई जाएगी। लेकिन जैसे जैसे साल बीतते गए कभी कोई मेल नहीं मिला। 2008 में पुरानी फोटो को बर्कशायर काउंटी और न्यूयॉर्क के इलाकों में फैलाया गया और आखिरकार इस मामले में प्रगति हुई। टेरी याकूबोविच, एक सेवानिवृत्त स्कूल शिक्षक, ने डेली ब्यूगल अखबार में यह फोटो देखी और तुरंत ही बैकग्राउंड में दिख रही इमारत को बेलपोर्ट के मैरी इमैक्युलेट रोमन कैथोलिक चर्च के पुराने ऑडिटोरियम के रूप में पहचान लिया। उन्होंने डोनाल्ड मुलिन्स, जो एक सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारी और उनके मित्र हैं, से संपर्क किया। मुलिन्स उस इमारत तक गए और बताया कि ऑडिटोरियम को अब गिरा दिया गया है और वहां अब एक खाली रिहायशी प्लॉट बचा है। हालांकि उन्होंने हार नहीं मानी और जब उन्होंने जमीन के कागजात पढ़े तो उन्हें पता चला कि बुकलेस परिवार उस संपत्ति पर बने एक घर में रहता था जिसे आग में नष्ट हो गया था। उनके डेंटल रिकॉर्ड्स का इस्तेमाल करके पुलिस उस अज्ञात व्यक्ति की पहचान एंड्रयू बुकलेस के रूप में करने में सफल रही और उनके बचे हुए भाई बहनों को सूचित किया गया। उनके परिवार को अब वह सुकून मिल गया है जिसकी वे इतने सालों से तलाश कर रहे थे और यह सब एंड्रयू द्वारा अपने दिल के करीब एक कांच के फ्रेम में रखी गई एक प्रिय तस्वीर की वजह से संभव हो पाया। नंबर 2, इस फोटो में एक पति पत्नी मिखाइल और एलेना पोपको नजर आ रहे हैं और ये किसी भी आम मासूम फोटो की तरह लगती है, लेकिन असलियत में ऐसा नहीं है। एलेना को पता नहीं था कि मिखाइल एक खतरनाक सीरियल किलर था जो उस समय कई सालों से साइबेरिया में सक्रिय था और एलेना को इस सच्चाई को स्वीकार करने में बहुत समय लगा। मिखाइल का जन्म मई 1964 में
रूस में हुआ था और उन्होंने अपना ज्यादातर बचपन इरकुत्स्क क्षेत्र में बिताया। वयस्क होने के बाद मिखाइल ने उसी क्षेत्र में कुछ समय के लिए पुलिस अधिकारी के रूप में सेवा की, इससे पहले कि वे अंगार्स्क ऑयल एंड केमिकल कंपनी में सुरक्षा गार्ड के रूप में काम करने लगे। उन्होंने एक निजी कंपनी के लिए भी कुछ सुरक्षा का काम किया था, जबकि एलेना उनकी बेटी एकातेरिना की देखभाल करती थी। 1992 में मिखाइल को इलाके की यौन कर्मियों और अन्य महिलाओं के प्रति गहरी नफरत महसूस होने लगी और उन्होंने इसके बारे में कुछ करने का फैसला किया। उन्हें लगा कि सड़कों और इलाके के अन्य हिस्सों को उनकी मौजूदगी से साफ करना जरूरी है, इसलिए उन्होंने एक घिनौनी योजना बनानी शुरू कर दी, जिसकी वजह से बाद में उन पर सीरियल किलर के तौर पर मुकदमा चला। बाद में उन्होंने कहा कि वे अपनी अंतरात्मा की आवाज से प्रेरित थे और 1992 में उन्होंने अपने पहले शिकार की जान ले ली। बाद में एक मनोवैज्ञानिक ने सुझाव दिया कि उनके व्यवहार पर इस बात का असर पड़ा कि वे एक शराबी और हिंसक मां के साथ बड़े हुए, जिससे उनके मन में बचपन से ही महिलाओं के प्रति नफरत घर कर गई। मिखाइल हालांकि यह कहते थे कि उन्होंने अपने अपराध तब किए जब उन्हें पता चला कि एलेना ने उनके साथ बेवफाई की थी। हालांकि बाद में यह बात झूठी साबित हुई। उन्होंने उन सभी महिलाओं को निशाना बनाना शुरू कर दिया जिन्हें वे अनैतिक मानते थे, और ये कुछ इतना साधारण भी हो सकता था जैसे कि बिना किसी पुरुष साथी के पार्टी में जाना। वह अपनी पुरानी पुलिस वर्दी पहनकर निकलते और ऐसी महिलाओं की तलाश करते जो अकेले चल रही हो। इसके बाद वह उन्हें अपनी पुलिस कार में लिफ्ट देने का प्रस्ताव देते और फिर अपने शिकारों को किसी सुनसान जगह ले जाकर उनकी जान ले लेते। जल्द ही मीडिया ने उसे वेयरवुल्फ का नाम दे दिया और वह 19 साल तक गिरफ्तारी से बचता रहा, जबकि उसके कुछ बचे हुए शिकारों ने उसके हुलिये और उसके तरीके के बारे में विस्तार से जानकारी दी थी। आखिरकार जांचकर्ताओं को पहला सुराग तब मिला जब उन्होंने कुछ अपराध स्थलों पर एक जैसे टायरों के निशान देखे। उनकी पहचान एक लाडा 4x4 ऑफ-रोड वाहन के टायरों के निशान के रूप में हुई, जिसे अक्सर उस इलाके के पुलिस अधिकारी इस्तेमाल करते थे। और आखिरकार उनके पास जांच के लिए कुछ ठोस सुराग था। 2012 में 3500 वर्तमान और पूर्व पुलिस अधिकारियों से डीएनए जांच के लिए नमूना देने को कहा गया, जिनमें से एक मिखाइल भी था। उसका डीएनए कई अपराध स्थलों पर पाया गया और उसे तुरंत हिरासत में ले लिया गया। मुकदमे के बाद उसे 22 महिलाओं की हत्या के लिए उम्र कैद की सजा सुनाई गई, लेकिन एलेना उसके पीछे मजबूती से खड़ी रही। उसने कहा कि वह यह मानने से इनकार करती है कि वह इतने भयानक अपराध कर सकता है। आखिरकार उसने और 59 महिलाओं की हत्या करने की बात कबूल कर ली और तभी एलेना को सच्चाई का एहसास हुआ। उनमें से 56 मामलों की पुष्टि हुई और मिखाइल को बिना पैरोल के दूसरी बार उम्र कैद की सजा सुनाई गई। नंबर 1, ये फोटो कई साल पहले एक जोड़े को मासूमियत से फोटो के लिए पोज देते हुए दिखाती है, लेकिन असलियत में ये दो बहुत ही खतरनाक अपराधियों को दिखाती है जो आज भी सबसे ज्यादा मशहूर अपराधियों में गिने जाते हैं, बॉनी पार्कर और क्लाइड बैरो। क्लाइड ने 1910 के दशक में डेलास टेक्सास में बहुत गरीबी में अपना बचपन बिताया और इसी वजह से उसने बहुत जल्दी अपराध की दुनिया में कदम रख दिया। वह और उसका बड़ा भाई बक मुर्गियां चुराया करते थे, लेकिन जल्द ही क्लाइड ने और भी गंभीर अपराधों की ओर रुख कर लिया। उसने कारें चुराना और उन्हें बेचकर पैसे कमाना शुरू कर दिया और इसी दौरान 1930 में उसने बूनी से अपने एक दोस्त के किचन में मुलाकात की। दोनों तुरंत एक दूसरे के प्यार में पड़ गए, लेकिन कानून ने क्लाइड को पकड़ लिया और उसे 2 साल के लिए ईस्ट हैम जेल भेज दिया गया। रिहा होने के बाद उसने कसम खाई कि अब कभी जेल नहीं जाएगा, लेकिन उसने ये भी वादा किया कि पुलिस और उस सिस्टम से बदला लेगा जिसने उसकी जिंदगी के 2 साल जेल में बर्बाद कर दिए थे। रिहाई के कुछ ही दिन पहले उसने अपने कुछ साथी अपराधियों के साथ मिलकर पेट्रोल पंप लूटना शुरू कर दिया। इन लूटपाटों में से एक के दौरान एक दुकान मालिक ने विरोध किया और उसकी जान चली गई, जिससे ये लूट एक और भी गंभीर अपराध बन गई। इसके बाद क्लाइड ने डिप्टी शेरिफ यूजिन सी मूर की जान ले ली जब वह और एक अन्य डिप्टी ओक्लाहोमा के स्ट्रिंग टाउन में एक पार्किंग में गैंग के पास पहुंचे थे। जिस गैंग की सदस्य बॉनी थी वो भाग गई और चोरी की गई कारों में देश भर में घूमने लगी। अब क्लाइड एक कानून प्रवर्तन अधिकारी की जान लेने के लिए वांछित था और इसलिए वह और उसके साथी अपराधी लगातार गिरफ्तारी से बचने के लिए इधर उधर घूमते रहते थे। पुलिस के साथ मुठभेड़ से भागते समय, जिसमें 2 और पुलिस अधिकारियों की जान चली गई, बॉनी ने गलती से अपना कैमरा और नोटबुक पीछे छोड़ दिया और गैंग की तस्वीरें जनता के सामने आ गई। हालांकि इसका मकसद अपराधियों की पहचान में मदद करना था, इन तस्वीरों का उल्टा असर हुआ क्योंकि जनता इस गैंग के समर्थन में आ गई, खासकर बॉनी और क्लाइड, जिन्हें एक बदनाम जोड़ी के रूप में देखा जाता था जो उन बैंकों के खिलाफ खड़ी थी जिन्हें देश की आर्थिक अस्थिरता के लिए दोषी ठहराया जा रहा था। एक बार बॉनी की टांग एक फटते हुए कार बैटरी से घायल हो गई थी और क्लाइड बक और उसकी पत्नी के साथ उसके इलाज के लिए जरूरी पैसे जुटाने के लिए और ज्यादा बैंकों को लूटने लगे। एक दिन वे एक सुनसान पड़े मनोरंजन पार्क में छिपे हुए थे, तभी पुलिस उन तक पहुंच गई। गैंग अपना नाश्ता कर रही थी, तभी एक शेरिफ ने अपने पुलिस दल के साथ अपनी मौजूदगी का ऐलान किया और गैंग भागने की कोशिश करने लगी। क्लाइड और बक दोनों घायल हो गए और बक अपनी चोटों के कारण कुछ दिनों बाद चल बसे,
जबकि उनकी पत्नी ब्लैंच को हिरासत में ले लिया गया। 23 मई 1934 को यह जोड़ी लुइसियाना हाईवे 154 पर यात्रा कर रही थी जब उन्होंने सड़क के किनारे एक दोस्त का ट्रक देखा जिसकी एक पहिया गायब थी। लेकिन यह फ्रैंक हैमर और उनके आदमियों द्वारा रची गई एक चाल थी, जिन्होंने वाहन पर गोलियां चला दी, जिससे बोनी और क्लाइड दोनों की जान चली गई और उनके अपराध के सिलसिले का अंत हो गया। देखने के लिए आप सभी का बहुत धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो उस लाइक बटन को जरूर दबाएं। साथ ही सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलें ताकि आप हमारे सभी आने वाले वीडियो से अपडेट रहें। मेरा नाम टाय नॉट है और मैं आपसे अगले वीडियो में मिलूंगा।